नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का पाठ 4 कर रहे हैं, जिसका नाम है सांवले सपनों की यादें। यह पाठ लिखा है जाबिर हुसैन जी ने। सबसे पहले हम लेखक परिचय करेंगे। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नोन्ही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वह अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी, कामंजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई है। जाबिर हुसैन ने डायरी विद्या में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। तो ये बच्चों आपको जाबिर हुसैन जी के बारे में बताया गया है। इनका जन्म 1945 में हुआ था, राजगीर में। इनके गांव का नाम था नोन्ही, राजगीर, जिला था नालंदा और जगह थी बिहार के नालंदा में इनका जन्म हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक भी रह चुके हैं। वहीं यह राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। 1977 में विधानसभा के सदस्य निर्वाचित रहे और 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति भी है। इन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी, बहुत सारी रचनाएं लिखी है। वहीं इनका डायरी में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, सांवले सपनों की याद, यह डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। जो ये संस्मरण जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली के जीवन पर लिखा है, इसकी भाषा और शैली इतनी अच्छी है कि यह लोगों के दिल को छू जाती है। अब बच्चों, हम करेंगे इसका सारांश। पाठ का सारांश शुरू करते हैं। यह एक संस्मरण है जो लेखक जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली की याद में लिखा है। लेखक को सालिम अली की मृत्यु से बहुत गहरा आघात पहुंचा, इसलिए यह संस्मरण लेखक ने सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा। दरअसल सांवले सपनों की याद में सपनों के साथ सांवला शब्द दुख की अभिव्यक्ति के लिए लगाया गया है, क्योंकि ये वो तमाम सपने थे जो सालिम अली हर रोज पक्षियों को लेकर बुनते थे, और आज उनकी मौत के साथ वो सारे सपने भी दफन होने जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि उनकी शव यात्रा में यूं तो हजारों लोग जा रहे थे, लेकिन उस भीड़ में सालिम अली सबसे आगे चल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी सैलानी, घूमने फिरने वाले लोग की तरह एक अंतहीन यात्रा की ओर चल पड़े हो। यह उनका आखिरी सफर था और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पक्षी अपने जीवन का आखिरी गीत गाकर अंतिम सफर पर निकल पड़ा है। अब कोई
कोई भी व्यक्ति अपने दिल की धड़कन देखकर भी उस पक्षी को कभी वापस नहीं ला सकता, क्योंकि मृत व्यक्ति कभी वापस नहीं आ सकता। भले आप कितनी कोशिश कर लें, लेकिन उनकी यादें हमेशा लोगों को कभी हंसाती है तो कभी रुलाती, और कभी कभी दुख भी पहुंचाती है। यही दुख पहुंचाने वाली यादों को यहाँ पर सांवले सपने कहा गया है। सालिम अली हमेशा कहा करते थे कि प्रकृति और पक्षियों को मनुष्य की नज़र से देखना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। आगे लेखक कहते हैं कि पक्षियों का नाम सुनते ही सालिम अली का नाम अपने आप जुबान या दिमाग में आ जाता है। यह ठीक ऐसे ही है जैसे वृंदावन का नाम सुनकर कृष्ण की याद खुद ब खुद हो आती है। वृंदावन में कब कृष्ण ने गोपियों की मटकी तोड़कर माखन खाया होगा, या कब गोपियों के संग रास रचाया होगा, या अपनी मधुर मुरली की धुन से ग्वाल बालों को मोहित किया होगा, यह किसी ने नहीं देखा। मगर आज भी वृंदावन का नाम आते ही कृष्ण का ध्यान खुद ब खुद हो आता है। और आज भी यमुना के उस काले पानी को देखकर ऐसा लगता है मानो अभी अभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए कहीं से आएंगे और सारे वातावरण में बांसुरी की मधुर तान बिखेर देंगे। सच में वृंदावन और कृष्ण एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। उसके बाद लेखक सालिम अली के जीवन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सालिम अली दुबले पतले मरिया से व्यक्ति थे। सालिम अली ने बहुत अधिक यात्राएं की, जिससे उनका शरीर थक चुका था। यात्राओं के कारण उनका शरीर दुर्बल भी हो गया था, लेकिन पक्षियों को खोजने व उनके बारे में जानने के लिए दूरबीन हमेशा उनकी आंखों पर या गर्दन में पड़ी ही रहती थी, और उनकी आंखें हमेशा दूर दूर तक फैले आकाश में पक्षियों को ही ढूंढती रहती थी। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता हुआ अद्भुत संसार दिखाई देता था। उन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई थी, और यही रोग उनकी मृत्यु का कारण बना। 100 वर्ष की आयु पूरी करने से कुछ ही समय पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी तहमीना उनका बहुत ध्यान रखती थी। तहमीना उनकी सहपाठी भी रह चुकी थी। सालिम अली को बर्ड वॉचर के नाम से जाना जाता है। सालिम अली के बर्ड वॉचर बनने के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। दरअसल बचपन में उनके मामा ने उन्हें उपहार स्वरूप एक ईयर पिस्टल ला कर दी। एक दिन हंसी खेल में उन्होंने अपने घर की छत में बैठी एक गौरैया को उस एयर गन से निशाना बनाया, जिससे गौरैया घायल होकर नीचे गिर पड़ी। घायल गौरैया को देखकर सालिम अली को बहुत दुख हुआ। उसके बाद उन्होंने गौरैया की खूब देखभाल की। नीले पंखों वाली उस गौरैया ने उनके जीवन को ही बदल दिया और वो बर्ड वॉचर बन गए। इस घटना का जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा फॉल ऑफ ए स्पैरो में भी किया है। लेखक को सालिम अली को देखकर अंग्रेजी उपन्यासकार लॉरेंस की याद आ जाती है, क्योंकि लॉरेंस भी प्रकृति प्रेमी थे। जब लॉरेंस की मृत्यु हुई तब लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा से पत्रकारों ने पूछा कि लॉरेंस के बारे में कुछ बताइए। तब फ्रीडा ने उत्तर दिया कि मुझसे ज़्यादा लॉरेंस के बारे में हमारे घर पर बैठी गौरैया जानती है। वो प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें छत पर बैठी गौरैया व प्रकृति से ही अपना साहित्य लिखने की प्रेरणा मिलती थी। लॉरेंस हमेशा कहते थे कि मनुष्य उखड़े हुए पेड़ की तरह है, जिसकी शाखाएं हवा में लटक रही है। यहाँ पर लॉरेंस यह कहना चाहते थे कि हमें प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए और प्रकृति व पशु पक्षियों को बचाने के प्रयास करते रहना चाहिए। लेखक आगे कहते हैं कि सालिम अली पक्षी जगत में एक
सागर की तरह थे, ना कि टापू की तरह, क्योंकि टापू की अपनी सीमाएं होती है और सागर असीमित होता है। सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी तूफान से बचाना चाहते थे और वो इस सिलसिले में उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले भी थे। उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी से कहा कि साइलेंट वैली को रेगिस्तानी तूफान से बचाना बहुत ज़रूरी है, वरना साइलेंट वैली उजड़ जाएगी, हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। तूफान के बाद पक्षी उस तरफ रुख नहीं करेंगे और जानवर भी वहां से पलायन कर जाएंगे और वहां का प्राकृतिक सौंदर्य भी खत्म हो जाएगा। इसलिए साइलेंट वैली को बचाना जरूरी है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह गांव में जन्मे हुए थे और गांव की मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इसलिए यह बात सुनकर चौधरी चरण सिंह की आंखों में आंसू आ गए। लेखक कहते हैं कि आज पक्षी प्रेमी सालिम अली जिंदा नहीं है, तो अब इन पक्षियों की चिंता कौन करेगा। सभी पक्षी प्रेमियों और अन्य लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा है कि अब सालिम अली हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो बच्चों, ये पाठ का सारांश यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।